गुड मॉर्निंग। आज अपन एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंदर 8 नंबर चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 9 नंबर चैप्टर था वो लास्ट क्लास में अपना कंप्लीट हो गया था। चैप्टर का नाम जैसा कि आपको दिख रहा है, महत्वपूर्ण फलों के रोग कारक एवं लक्षण एवं नियंत्रण। ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-3 रोगों का डिस्कशन है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि पादपों में अंदर जो आपके फलों के अंदर कौन से रोग के कारण क्या है, लक्षण क्या है, उसका नियंत्रण क्या है, उसकी बात करेंगे कि रोग कारण, ठीक है, लक्षण और नियंत्रण की बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो नियंत्रण भी किससे किया जाता है, इसकी महत्वपूर्ण चर्चा अपन करेंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर फलों के अंदर होने वाले रोगों की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रोग जो है अपने नींबू का कैंकर रोग। कि पहला कौन सा रोग है? नींबू का कैंकर रोग। ये नींबू का कैंकर रोग, ठीक है। सिट्रस कैंकर भी कहा जाता है इसे, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, क्या है इसकी विशेषता। कि भाई सबसे पहले वो भी पढ़ा था अपने कि इसके बारे में पढ़ेंगे भी, इसका क्या नाम सबसे पहले कहाँ खोजा गया, इसका परिचय, फिर इसके लक्षण, फिर वही रोगजनक, फिर रोगचक्र, फिर नियंत्रण। जैसे कि अपने लास्ट चैप्टर पढ़ा था 9 नंबर, उसमें एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था आपकी देखो नॉलेज के लिए। उसमें क्वेश्चन आया था 9 नंबर चैप्टर के अंदर, 2 क्वेश्चन बने थे, 5 नंबर के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये आया था 1 नंबर का आया था, उसमें 6 नंबर क्वेश्चन आया था। एक तो आया था भाई आपके गोंगा होता है, इसमें कितने स्पर्शक पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन ये आपके था कि भाई जो आपके जड़ ग्रंथि रोग है, इसके रोगजनक का नाम, जो जड़ ग्रंथि रोग के लक्षण और इसके रासायनिक प्रबंधन के 2 बिंदु बताइए। और एक क्वेश्चन ये था आपके कि सबसे पहले अपने जो रोग पढ़ा था सूत्रकृमि वाला चैप्टर, उसमें अपने पढ़ा था कि सूत्रकृमि जो है इसके द्वारा संक्रमण जो होता है, इसमें अपने पहला रोग पढ़ा था कि सूत्रकृमि के द्वारा बहुत से दो तीन रोग। तो गेहूं का मूल्य रोग क्या है, तो इसमें एक क्वेश्चन ये था गेहूं के मूल्य रोग के लक्षण और इसके शस्य प्रबंधन के 2 पॉइंट बताइए। तो 3 क्वेश्चन आपके पिछले साल अभी जो पेपर हुआ 2020 में, उसमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। आप पिछले साल का पेपर ले लीजिए किसी बच्चे से, जो चैप्टर हो गए हैं उनको आप पढ़ें, फिर आप उनके क्वेश्चन कीजिए आपसे होते हैं कि नहीं होते हैं, अब वो पता चल जाएगा भाई अपन को किस प्रकार की तैयारी करनी है। तो अब अपन क्लास पर आते हैं, नींबू का कैंकर रोग की बात करते हैं। देखिए कि ये रोग नींबू वंश का एक महत्वपूर्ण रोग है जो विश्व के सभी नींबू उत्पादक क्षेत्रों में पाया जाता है। क्या ये रोग कहाँ होगा कि जहाँ पे नींबू का उत्पादक होगा। तो नींबू उत्पादक सभी क्षेत्रों में, नींबू उत्पादक सभी क्षेत्रों में ये रोग पाया जाता है। तो जहाँ पे नींबू की खेती होती है विश्व में पूरी, जहाँ पे ये रोग होगा। और इस रोग की उत्पत्ति का स्थान जो है भारत या जावा को माना जाता है। कि भाई इस रोग को सबसे पहले कहाँ देखा गया था? भारत, ठीक है, कि भारत या जावा को माना, दोनों में से एक को माना जाता है कि भारत या जावा को माना जाता है उत्पत्ति क्षेत्र। सबसे पहले इस रोग को इन देशों के अंदर देखा गया था। इस रोग को भारत में नासूर के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में इसका अदर नाम क्या हो गया कि भारत में इस रोग को किस नाम से जाना जाता है? तो नासूर रोग के नाम से जाना जाता है। नासूर रोग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं इसके आगे कि भारत में ये रोग फार्सेट एवं जेनकिंस ने 1927 एवं 1931 के मध्य कागजी नींबू के नमूनों पर देहरादून में देखा था। कि भाई इसने आपके भारत में ये रोग कहाँ, कि भारत के अंदर ये रोग जो है सबसे पहले, तो भारत में यह रोग, कि भारत में यह रोग जो है आपके फार्सेट व जेनकिंस, फार्सेट व जेनकिंस ने 1927 व 1931 के मध्य कागजी नींबू के नमूनों पर, नींबू की जो प्रजाति कागजी नींबू के नमूनों पर देहरादून में देखा था। और वहीं जावा के अंदर बात करें
तो जावा के अंदर इसको रोग को देखा गया था 1842 व 1844 के मध्य, 1842 व 44 के मध्य सिट्रस ओरेंटिफोलिया, सिट्रस ओरेंटिफोलिया के नमूनों पर देखा था। एक प्रजाति उसके अंदर नींबू की, उसके अंदर ये देखा गया था। तो भाई नींबू उत्पादक सभी क्षेत्रों में पाया जाता है, पूरे विश्व में पाया जाता है। भारत या जावा में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। भारत में इसे नासू रोग के नाम से भी जाना जाता है। भारत में रोग जो आपके फारसेट व जेनकिंस ने 1927 से 21 के मध्य कागजी नींबू जो इसके अंदर, कागजी नींबू जो प्रजाति इसके अंदर पादप के अंदर देहरादून के अंदर देखा था। तो जावा के अंदर 1842 से 44 के मध्य सिट्रस ओरेंटिफोलिया प्रजाति के अंदर इसको आपके देखा गया था। तो ये इसको देखा गया। सबसे पहले इसकी उत्पत्ति क्षेत्र कहाँ है, कहाँ पर देखा गया है, इसको इसके बारे में जानकारी है। तो इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको नॉलेज के लिए ध्यान रखना है कि भाई एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अपन स्टार्ट करें तो अपन सभी पॉइंट्स पढ़ेंगे, कोई भी एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, ताकि वो एग्ज़ाम आ जाए फिर आपको ऐसा लगे कि भाई हमें पढ़ाया नहीं गया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक, अब आगे देखिए आप कि ये रोग भारत व चीन में एक गंभीर समस्या है। कि भाई भारत के अंदर और चीन के अंदर इसको एक गंभीर समस्या माना गया है, बहुत ज़्यादा फसलों को प्रभावित करता है। कहाँ पे? भारत व चीन में गंभीर समस्या के रूप में देखा जाता है इसको। उसके बाद बात करते हैं इसकी कि भाई संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में इस रोग के उन्मूलन हेतु, कहाँ पे? कि भाई अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में इस रोग के उन्मूलन, मतलब इसके रोग के इलाज के लिए 1914 से 1931 तक विशेष कार्यक्रम चलाया गया तथा संगरोध नियमन लागू किए गए। क्या लागू किए गए? संगरोध नियमन। ठीक है, क्या लागू किया? संगरोध नियमन लागू किया गया। और फ्लोरिडा का सिट्रस उन्मूलन एक विशेष ऐतिहासिक घटना थी जिसमें संपूर्ण उद्यानों को नष्ट कर दिया गया। ये फ्लोरिडा क्षेत्र है, वहाँ पर आपके सिट्रस, मतलब ये नींबू का कैंकर हो गया, इसे सिट्रस कहा जाता है। तो सिट्रस का उन्मूलन जो है, सिट्रस का उन्मूलन होता है इलाज, इसका कैसे किया गया? उन्मूलन जो है एक विशेष ऐतिहासिक घटना जिसमें संपूर्ण उद्यानों को क्या कर दिया गया? नष्ट कर दिया गया। कि उद्यान नष्ट हो तो उद्यान होने दो, लेकिन इस रोग को संपूर्ण तरह से नष्ट करना, तो संपूर्ण उद्यानों को नष्ट कर दिया गया था। उद्यानों को नष्ट किया गया। कहाँ पे? फ्लोरिडा के अंदर। तो ये देखो जानकारी होगी कि भारत चीन में गंभीर समस्या रही। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में उन्मूलन रोग को किस प्रकार से रोका जाए, बचाव इलाज जो भी है, 1914 से 1931 के अंदर। संगरोध नियम का मतलब होता है कि भाई आप एक देश से दूसरे देश में कोई भी पादप प्रजाति, कोई भी कुछ भी लेके जा रहे हैं, तो उसका पूरा चेकअप होगा, वो कहीं संक्रमित तो नहीं है। भाई एक देश से दूसरे देश में जब भी कोई प्रजाति आती है या कोई जंतु जाति आती है, तो बहुत ज़्यादा उग्र रूप से फैलती है और वहाँ की जो लोकल जाति है उनको बहुत ज़्यादा क्या कर जाती है? नुकसान पहुँचाती है। तो इससे बचने के लिए क्या है? ये आपके संगरोध नियमन बनाया जाता है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, आपके 5वें चैप्टर में संगरोध के बारे में। अब देखिए इस रोग के लक्षण क्या है। लक्षण की बात करें आपको कैसे पता चलेगा कि भाई आपके नींबू का जो है आपके कैंकर रोग जो है वो हो गया है। तो देखो इस रोग के लक्षण जो है, सबसे पहले वृक्ष की पत्तियों पर, सबसे पहले आपको पता ही पत्तियों पर दिखेगा लक्षण जो है, या आपके टहनियों पर, पत्तियों पर, टहनियों पर, जो पुरानी शाखा है उन पर, पुरानी शाखाओं पर, फलों पर, कांटों पर आदि पर देखे जाते हैं। किसके लक्षण कहाँ दिखाई देते हैं? अभी हो गया पॉइंट इसके, किस रोग के लक्षण सबसे पहले पत्तियों पर, टहनियों पर, पुरानी शाखाओं पर, फलों पर, कांटों पर दिखाई देता है। अब इसके आगे बात करते हैं। देखिए कि भाई सर्वप्रथम जो है रोगग्रस्त पत्तियों पर छोटे गोलाकार जल सिक्त धब्बे बनते हैं। मतलब क्या होते हैं? सर्वप्रथम जो रोगग्रस्त पत्तियाँ होती है, पत्तियों पर क्या होते हैं? सर्वप्रथम ये पत्तियों पर छोटे
गोलाकार। जल सिक्त मतलब जिनमें थोड़ा सा जल भरा हो, ऐसे छोटे छोटे गोले दिखाई देते हैं। जल सिक्त क्या होते हैं? गोलाकार आपके धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, धब्बे दिखाई देने लगते हैं सबसे पहले। फिर क्या होता है? पत्तियों पे बने धब्बे कैसे हो जाते हैं कि भाई पहले जल सिक्त दिखते जल के समान दिखाई देते हैं, फिर ये कैसे हो जाते हैं? धब्बे जो हैं, ये धब्बे आपके जो है पीले हो जाते हैं, भूरे हो जाते हैं, पीले भूरे और क्या हो जाते हैं? उभरे हुए दानों के समान दिखाई देते हैं। क्या हो जाते हैं? धब्बे पीले भूरे और उभरे हुए दानों के समान दिखाई देते हैं। और धब्बों के चारों ओर क्या हो जाता है? पीला आभा मंडल। मतलब जैसे धब्बा बना हो तो इसके चारों ओर से क्या हो जाता है? पीले रंग की श्रेष्ठा बन जाए, इसे बोलते हैं आभा मंडल। तो पीला आभा मंडल दिखाई देने लग जाता है, पीला आभा मंडल। क्या दिखाई देता है? पीला आभा मंडल दिखाई देने लग जाता है। किनके? जो आपके धब्बे बनते हैं। और प्रारंभ में क्या होता है? पत्ती की निचली सतह पर प्रकट होते हैं। कि सबसे पहले कहाँ दिखाई देते हैं? पत्ती की निचली सतह पर। ठीक है, और फिर धीरे धीरे क्या होते हैं? ये ऊपरी सतह पे भी दिखाई देने लग जाते हैं। सबसे पहले निचली सतह पे दिखाई देंगे, फिर ऊपरी सतह पे भी ये धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं। तो आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया था, यदि कोई पौधा संक्रमित है या नहीं है तो अपन को सबसे पहले उसकी पादों की पत्तियों से पता, पत्तियाँ ब्राउन कलर की हो गई है, भूरे रंग की जिसे बोलते हैं, ब्लैक धब्बे हो गए हैं, पत्तियाँ पीली पड़ गई, झड़ने लगी है, तो ये संकेत होता है कि पौधा संक्रमित हो रहा है। पौधों की पत्तियों में छेद हो गए हैं, तो ये संक्रमण की पहचान आप अभी भी जैसे अपनी फसल बो रही की अपन पता लगा सकते हैं। इसका नींबू का किसी भी रोग का, तो सबसे पहले पत्तियों पर, टहनियों पर लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो धब्बे हैं वो पत्तियों पे निचली सतह पे बनते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होते हैं? ऊपरी सतह पे आ जाते हैं। और समय के साथ जो धब्बे होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? धूसर रंग के हो जाते हैं, श्वेत रंग के होने लग जाते हैं, मध्य से खुरदरे हो जाते हैं, रुक्ष हो जाते हैं, मतलब कठोर हो जाते हैं, खुरदरे हो जाते हैं, और आपके काष्ठीय मतलब लकड़ी के समान दिखाई देने लग जाते हैं। इस प्रकार से ये क्या होता है? लक्षण जब दिखाई देते हैं तो ये किसके लक्षण हैं? नींबू के कैंकर रोग के लक्षण को प्रदर्शित करता है। क्या होता है? पहले सबसे पहले देखिए क्या होता है, देख लो, वापस पूरी चर्चा कर लेते हैं। कि सबसे पत्तियों आपके क्या होता है? पत्तियों पे, टहनियों पे, पुरानी शाखों पे दिखाई, फलों पे और कांटों पे क्या होते हैं? धब्बे दिखाई देते हैं। पत्तियों पे छोटे गोलाकार जल सिक्त जल के समान दिखाई देते हैं, फिर धीरे पीले भूरे हो जाते हैं, उभरे हुए दानों के समान दिखाई देने लग जाते हैं। फिर धब्बों के चारों ओर क्या हो जाता है? पीला आभा मंडल हो जाता है। कि धब्बा जैसे ही बना हुआ है तो जैसे पीले रंग का आभा मंडल चारों तरफ पीले रंग की श्रेष्ठा बन जाएगी। सबसे पहले जो धब्बे हैं वो पत्ती की निचली सतह पे दिखाई देते हैं, फिर ऊपरी सतह पे दिखाई देते हैं, और धीरे धीरे जो धब्बे होते हैं वो आपके श्वेत रंग के हो जाते हैं, दूसरे पाउडर जैसे हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे मध्य से खुरदरे हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे आपके रुक्ष होता है, मतलब एकदम बहुत खुरदरे हो जाते हैं। यहाँ पर टच करेंगे तो अपन को अलग से महसूस होगा, चिकना नहीं रहता है, फिर लकड़ी के समान दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं? शुरुआत में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसके बाद क्या होता है उसकी आगे बात करते हैं। किसके बाद में आगे क्या होगा इसके कि ये कैंकर जो है 1 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक के आकार के हो सकते हैं। कि ये जो ये कैंकर जो है, ये रोग जो है, ये क्या हो सकते हैं? इनकी आकार की बात है 1 मिलीमीटर से ये 1 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं, आकार के हो सकते हैं, तथा टहनियों पर एवं शाखाओं पर आपस में मिलकर विषक्त रूप ले लेते हैं। विषय मतलब बहुत ज़्यादा आकार फैलाते हैं। इसके बाद शाखाओं एवं टहनियों को कमज़ोर कर देते हैं। क्या करते हैं? शाखाओं व टहनियों को कमज़ोर कर देते हैं। कि शाखा व टहनियाँ जो होती हैं उनको क्या कर देते हैं? बहुत ही ज़्यादा दुर्बल कर देते हैं, कमज़ोर बना देते हैं। जैसे क्या होता है? फलों पर भी पत्तियों के समान क्या हो जाते हैं? आपके विषक्त बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं। कि फलों पर भी क्या हो जाते हैं? चिन्ह बनने लग जाते हैं, फलों पर विषक्त बन जाते हैं। विषक्ति मतलब फल भी क्या हो जाते हैं? क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और इनमें आभा मंडल पर काला कैंकर जिनके मध्य आपके क्रेटर लाइक गड्ढा हो जाता है, मतलब क्या हो जाते हैं? जो फलों पे क्या हो जाता है? जैसे फल है नींबू का, ऐसे तो जैसे क्या हो जाएंगे? काले काले धब्बे बन जाएंगे, ऐसे काले काले, आप देखोगे नींबू में, ये फिर क्या होता है? ऐसे धब्बे बन जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है? इनका आर्थिक जो रूप से इसकी फल की गुणवत्ता क्या हो जाती है? आपके कम हो जाती है। तो फल की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। भाई आप नींबू लेने जाएंगे मार्केट के अंदर तो नींबू पीला होना चाहिए, एकदम कोई धब्बा नहीं होना चाहिए। आप पीला धब्बे वाले थोड़ी लोगे, उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। तो इसमें क्या होता है? आपके पहले पत्तियों पे दिखाई देते हैं, फिर ये आपके फलों पे काले रंग के कैंकर बन जाते हैं। कैंकर में गोलाकार संरचनाएं बनने लग जाती है काले रंग की, ठीक है, जो आपके ये गड्ढे के रूप में फिर ये खड्डे बन जाते हैं 1-2 दिन के बाद में। तो इस प्रकार से क्या होता है? इनकी गुणवत्ता को कम कर देता है और आर्थिक इंसान को क्या होता है? आर्थिक रूप से क्या होता है? नुकसान होता है। अब इसका रोगजनक कौन है? ये सबसे महत्वपूर्ण, मैंने आपको कहा था रोगजनक बहुत पूछे जाते हैं, रोगजनक तो याद होने ही चाहिए सबके। तो इनके रोगजनक है ज़ैंथोमोनास एक्जेनोपोडिस,
जेंटोमोनास एक्जेनोपोडिस और पैथोवर जेंटोमोनास एक्जेनोपोडिस, पूरा नाम है इसका पैथोवर, पूरा आगे एक जगह लिख देता हूँ, आप सोचोगे अलग दो नाम हो गए, ऐसा नहीं हो, मैं आगे लिख देता हूँ पैथोवर सिट्राई। इस प्रकार से जेंटोमोनास आपके एक्जेनोपोडिस पैथोवर सिट्राई, ये आपको पूरा याद करना है कि इसका रोगजनक क्या है, इसका ध्यान रखना है आपको। अब इसके आगे बात करते हैं अपन कि भाई इसकी क्या महत्वपूर्ण सूचना है। देखिए आप आगे कि भाई रोगजनक हो गया जेंटोमोनास आपके एक्जेनोपोडिस, इसकी बात करते हैं। देखिए आगे कि रोगजनक सर्वप्रथम हसी ने, के वैज्ञानिक नाम है हसी, सर्वप्रथम हसी ने 1915 में सिट्रस कैंकर रोग की जीवाणु जनित प्रकृति का पता लगाया कि सिट्रस कैंकर रोग की जीवाणु जनित प्रकृति, कि भाई सिट्रस कैंकर रोग है वो जीवाणु के द्वारा होता है, ये बताने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? हसी ने कब 1915 के अंदर ये बता दिया कि सिट्रस कैंकर रोग है वो एक जीवाणु की वजह से होता है, उसका नाम है जेंटोमोनास एक्जेनोपोडिस पैथोवर सिट्राई। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे किसने बताया था? आपके हसी ने बताया था। और प्रारंभ में जेंटोमोनास सिट्राई को ही रोगजनक के रूप में माना जाता था, जिसके बाद जेंटोमोनास कैम्पेस्ट्रिस व आजकल जेंटोमोनास एक्जेनोपोडिस पैथोवर सिट्राई के रूप में जाना जाता है। कि भाई पहले शुरुआत में इसको किस रोग, इसका रोगजनक क्या माना जाता था? जेंटोमोनास आपके सिट्राई माना जाता था। कितना माना जाता था कि पहले शुरुआत में रोग को जनक क्या मानते थे? जेंटोमोनास सिट्राई को माना जाता था। बाद में क्या हुआ कि इसके बाद में जेंटोमोनास की एक और प्रजाति है जेंटोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, और आजकल किसको माना जाता है कि इसका रोगजनक? आपको पता ही है, अभी लिखा ही था, जेंटोमोनास एक्जेनोपोडिस पैथोवर सिट्राई को माना जाता है। तो इसलिए आप ये याद रखेंगे जेंटोमोनास एक्जेनोपोडिस पैथोवर सिट्राई, ये पूरा नाम एक ही। मैंने अभी पहले कहा था कि पूरा नाम एक, इसलिए मैं साथ में लिख दिया। हसी ने सबसे पहले सिट्रस कैंकर रोग जीवाणु द्वारा होता है ये बताया। उसके बाद पहले जेंटोमोनास सिट्राई को क्या माना जाता है? इस रोग का रोगजनक माना जाता था। फिर बाद में जेंटोमोनास की एक और प्रजाति कैम्पेस्ट्रिस को माना जाता है, और आजकल जेंटोमोनास एक्जेनोपोडिस पैथोवर सिट्राई को रोगजनक माना जाता है। अब देखो जेंटोमोनास की बात करते हुए जेंटोमोनास की क्या विशेषता है, किस प्रकार का जीवाणु, इसकी देखिए बात करते हैं। देखिए जेंटोमोनास जो जीवाणु एक ऐसा होता है, छोटा होता है, दंडाकार में लकड़ी के समान दंडाकार जीवाणु कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। दंडाकार जीवाणु इस प्रकार से दंडाकार, अकेले रहते हैं, ठीक है। एकल कसाबी किए, एक कसाबी का पाई जाती है इनके शरीर पर। मैंने आपको बताया था जीवाणु में एक कसाबी का जो गति के लिए जिम्मेदार होती है। एक ग्राही मतलब ग्राम नेगेटिव, वायु प्रकृति, ऑक्सीजन के रूप में या वायु की उपस्थिति में जीवित रहने वाले, और इनकी नींवें चमकीले पीले रंग की होती है। नींवें मतलब कॉलोनी, ये ग्रुप में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, तो इनकी जो नींवें होती है कॉलोनी बोलते हैं, ये चमकीले पीले रंग की होती है, चमकीले पीले रंग की कॉलोनी के रूप में ये पाए जाते हैं। इन जीवाणु का आकार जो बात करें इनके आकार की, तो इनका आकार आपको पता है 1.5 से 3 माइक्रोमीटर होता है, 10⁻⁶। जीवाणु को तो नग से दिखाई नहीं देते, बहुत ही छोटे होते हैं। कि भाई इनका आकार ये 1.5 से 3 आपके माइक्रोन या माइक्रोमीटर, जो आपको 10⁻⁶ होता है, लंबे होते हैं, इतनी लंबाई होती है। और चौड़ाई की बात करें इनकी, चौड़ाई की बात करें तो ये आपके 0.5 से 1.5 माइक्रोमीटर क्या होते हैं? चौड़े होते हैं।
तो इनके ये बारे में हो गया। जो जंतुमोनासिर छोटे आकार के दंडाकार लकड़ी के टुकड़े इस प्रकार के ग्रुप में है, तो इस प्रकार के पाए जाते हैं। दंडाकार एकल कसाबी, एक कसाबिका पाई जाती है इस प्रकार से। और ग्राम नेगेटिव, आपको ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव, क्या जब इनको अभिरंजित किया जाता है, अभिरंजन की पूरी प्रोसेस होता है, किस प्रकार से अभिरंजन किया जाता है। अभिरंजन किया जाता है जो कलर प्रदान करता है उसे ग्राम पॉजिटिव, जो कलर प्रदान नहीं करता उसे ग्राम नेगेटिव। दो प्रकार के जीवाणु माने जाते हैं, तो ये ग्राम एग्राही या ग्राम नेगेटिव कहा जाता है, या ग्राम ऋणात्मक कहा जाता है। तो ग्राम ऋणात्मक, ग्राम नेगेटिव प्रकार के होते हैं। वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवित रहने वाले नीवे के कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं, जो कैसी होती है, चमकीले पीले रंग की होती है। आकार 1.5 से 3 माइक्रोमीटर का होता है। माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁶ लंबे, और चौड़ाई 0.5 से आपके 1.5 माइक्रोमीटर तक की होती है। ये हो गया आपके इसके रोगजनक की मुख्य विशेषताएं, कि वे रोगजनक है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये किस प्रकार से आपके प्रभावित करता है प्रक्रिया को, इसकी बात हो गई। अब इसके आगे बात करते हैं, इसके एक और वापस देख लीजिए, इसकी पूरी अभी तक जो पढ़ा उसकी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या इसकी विशेषता है। रोग चक्र जो है, ठीक है, रोग चक्र की बात अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, या अभी टाइम मिलेगा अभी कर लेते। देखो आपने पढ़ा कि नींबू कैंकर रोग जो आपके फोर्सेट ने और जेनकिंस ने सबसे पहले कागजी नींबू के नमूनों पर देखा, फिर आपके जावा के अंदर सिट्रस ओरेंटिफोलिया के नमूनों पर देखा गया, फिर उसके बाद अपन कैलिफोर्निया ने क्या कार्य किया ऊपर लिया। टहनियों में सबसे पहले आपके जो लक्षण है पत्तियों पर, टहनियों पर दिखाई देते हैं। फिर इस पत्तियों पर गोलाकार संरचनाएं बनती है, धब्बे बनते हैं पीले रंग के, सबसे पहले निचली सतह पे बनते हैं, फिर ऊपरी सतह पे आते हैं, फिर फलों पे आ जाते हैं। इनका आकार जो कैंकर हो गया वो फलों को बहुत क्षति पहुंचाता है, काले धब्बे बन जाते हैं। रोगजनक के बारे में भी अपने डिटेल चर्चा की। अब आपके रोग चक्कर की बात कर लेते हैं, और बाकी जो नियंत्रण है, मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, इसकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और टाइम रहा तो आज ही कर लेंगे। तो अब रोग चक्कर के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका रोग चक्कर है, ये रोग किस प्रकार से फैलता है, इसके क्या किस प्रकार से संक्रमण फैलता है, उसकी बात करेंगे। डिजीज साइकिल के नींबू के कैंकर रोग की पुनरावृत्ति वितरण रोगग्रस्त पौधे की टहनियों पत्तियों से, कि भाई रोगग्रस्त की जो पुनरावृत्ति वापस कैसे फैलता है, पुनरावृत्ति जो है इसकी रोगकार की जो पुनरावृत्ति है और वितरण जो है रोग, तो किससे फैलता है कि भाई रोगग्रस्त पौधे की टहनियों से, टहनियों से फैलता है, पत्तियों से फैलता है, पत्तियों से जो वायु होती है उससे, और वर्षा के जल, तो वर्षा का जल होता है संक्रमित से आगे जाता है उससे फैलता है। नींबू के पण सुरंग कीटों द्वारा स्वस्थ पौधों में फैलता है, कि नींबू के अंदर जो पण सुरंग है, मतलब इनकी पत्तियों में छेद करने वाले कीट आते हैं, वो छेद करके क्या करते हैं, रस का पान करता है, फिर ये दूसरे पादप को ज़्यादा स्वस्थ पादप को करते हैं, तो इनके जो सुरंग होती है उसकी सहायता से रोग फैलता है। तो नींबू के पण सुरंग कीटों द्वारा, तो पण सुरंग कीट बता दिया। पण सुरंग कीट क्या होता है, जैसे पत्ती होती है, ये पत्ती बनी है तो इसमें हमारे सुरंग करेंगे, छेद करेंगे, फिर इसे रस पान करेंगे, तो इस सुरंग के अंदर क्या हो जाते हैं, ये संक्रमित है, तो फिर दूसरी स्वस्थ पौधे की पत्ती को करेंगे तो उसमें भी रोग फैला देते हैं। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, संक्रमण इनका फैलता है। इसके आगे बात करते हैं, इसके देखिए कि ये पौधे के अवशेषों पर भी जीवित बना रहता है, कि पौधे के जो अवशेष हैं, ठीक है, तना है या इनके कट कर दिया तो छोटे अवशेष जमीन में बचे, उन पर भी क्या रहते हैं, तो अवशेषों पर भी जीवित रहते हैं, अवशेषों पर भी जीवित रहते हैं। और पौधों में जीवाणुओं का प्रवेश वातंत्रों एवं गांवों द्वारा होता है। ये जीवाणु हैं जो पौधों में कैसे प्रवेश करता है, तो ये जीवाणु जो पौधे में, या तो वातरंध्र क्या होते हैं, पौधों के आपके कुछ भागों पर संरचनाएं पाई जाती है, तनों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वातरंध्र कहते हैं। ठीक है, तो ये वातरंध्रों व ठीक है गाँवों, जो पौधे पे गाँव बन गया, कटफट हो गया, कोई चोट लग गई उनको, तो गाँवों के द्वारा क्या होते हैं, आपके अंतराकोशिकीय स्थानों में पहुंच जाते हैं। अंतराकोशिकीय स्थानों पर, अंतराकोशिकीय मतलब पादपों के अंदर जैसे दो कोशिका है, ये कोशिकाएं हैं, तो इनके बीच में जो गैप है यहाँ पहुँच जाते हैं, फिर यहाँ से क्या करते हैं, संक्रमण फैलाते हैं। तो अंतराकोशिकीय स्थानों पर तेजी से गुणन करते हैं, अपनी वृद्धि करते हैं, अंतराकोशिकीय स्थानों पर तेजी से वृद्धि करते हैं। ये क्या हो गया, अंतराकोशिकीय स्थान हो गया। ठीक है, तेजी से क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। और इस रोग का प्रकोप अधिक आर्द्रता व 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापक्रम पर तेजी से फैलता है।
कि ये रोग का प्रकोप अधिक कब फैलेगा, रोग कब ज़्यादा फैलता है या कब तीव्र रूप से फैलता है, इसकी बात करते हैं। तो ये रोग जो है आपके, एक तो जब अधिक आर्द्रता होगी, नमी होगी, धूप कम निकलेगी, अधिक आर्द्रता व टेम्परेचर की बात करें तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर होता है, ये इन दो परिस्थितियों पे सबसे ज़्यादा ये रोग फैलता है, तीव्र गति से फैलता है, वो पौधे को क्या करता है, बहुत ज़्यादा संक्रमित करता है। तो ये इसका रोग चक्कर हो गया कि भाई किस प्रकार से ये रोग फैलता है, किस प्रकार से पौधों को संक्रमित करता है। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स की अपने चर्चा कर ली। इसके बाद अपन जो है इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसका प्रबंधन क्या है, किस प्रकार से किया जाता है। फिर अगले रोग की बात करेंगे। 3 रोग है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, उनकी बात करेंगे, उनके रोगजनक याद रखने हैं आपको। ठीक है, तो ये जो पॉइंट पढ़े लक्षण, इनके बारे में आज के लिए इतना ही। बाकी जो अपने नेक्स्ट क्लास में आगे इसकी बात करेंगे।